नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मस्जिद के सर्वे के विरोध में हुई हिंसा के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान, वर्क मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली समेत 22 अन्य आरोपियों को समन जारी किया है। संभल हिंसा के नामजद अभियुक्त सपा सांसद जियाउर रहमान वर्क सहित 4 लोगों के विरुद्ध सम्मन जारी किए गए हैं। चंदौसी स्थित अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए कोर्ट से सांसद वर्ग के अलावा मुजम्मिल आरिश और जाहिद अली को सम्मन भेजे गए हैं। इसके साथ ही 3 आरोपियों को मोहसिन गिलमान और अल्तमश के खिलाफ भी वारंट जारी किए गए हैं। न्यायालय ने 15 अन्य आरोपियों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट भी जारी किया है। यूपी के हमीरपुर जिले में यमुना और बेतवा नदी में आई बाढ़ ने जमकर कहर बरपाया। बता दें, बाढ़ क्षेत्र का निरीक्षण और बाढ़ पीड़ितों से मिलने आज जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह हेलीकॉप्टर से पुलिस परेड ग्राउंड हमीरपुर पहुंचे, जहां से कार द्वारा शहर के राजकीय डिग्री कॉलेज कुछेचा पहुंचे महाविद्यालय को बाढ़ राहत शिविर बनाया। यहां पर सैकड़ों बाढ़ पीड़ितों के रुकने की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है। जल शक्ति मंत्री ने बाढ़ राहत शिविर में पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों की व्यवस्थाएं जांची और उनसे बातचीत की। बातचीत कर शासन द्वारा बाढ़ के दौरान की जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। बाढ़ राहत शिविर में लगे कैंप में बाढ़ पीड़ितों को जल शक्ति मंत्री ने राहत सामग्री भी बांटी। किसी गरीब को, गांव गरीब किसान को जो भी बाढ़ से प्रभावित हैं, उनको किसी प्रकार का नुकसान न हो। यदि नुकसान हो तो उसकी भरपाई हो। सेकेंड, उनको शिविरों में व्यवस्था किया जाए, रुकने का, ठहरने का, और शिविर में गरम गरम भोजन की व्यवस्था, उनको भंडारा, और जो गांव में बचे हैं लोग उनको पैकेट की व्यवस्था। नंबर 3, पशुओं की चिंता करना चाहिए, और दोनों पशु के लिए भी डॉक्टर और भूसा की व्यवस्था, और गांव के लिए भी डॉक्टर, चिकित्सक भी। किसी प्रकार को गरीब को परेशानी न हो। जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं सभी को सुरक्षा व्यवस्था किया जाए, और भोजन से लेकर सभी प्रकार की सामग्री उनको मुहैया कराए। कौशाम्बी जिले में यमुना नदी में आई बाढ़ के कारण कई गांवों के संपर्क मार्ग जलमग्न हो गए हैं। इस स्थिति में ग्रामीण नाव के सहारे अपने गांव से बाहर आने जाने को मजबूर हैं। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और वहां के हालातों का जायजा लिया। उन्होंने पमोशा, बड़हेरी, कटहैया, चकन पिनेहा, मलिहीपुर जैसे गांवों का दौरा किया और ग्रामीणों से उनकी समस्याएं सुनी। बारिश के कारण यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे चक पिनहा, कटैया मार्ग और अन्य संपर्क मार्ग टूट गए हैं। कटैया, बैनपुर, डेहवा और मलिहीपुर गांव के लोग अब नाव के सहारे अपनी आवागमन की जरूरतें पूरी कर रहे हैं। तराई क्षेत्र की सैकड़ों बीघा फसलें भी बाढ़ की चपेट में आ गई हैं। मधुसूदन हुल्गी ने अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तुरंत राहत सामग्री भेजने के निर्देश दिए और किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त न करने की चेतावनी दी। बाढ़ आने से 6-7 गांव का संपर्क मार्ग टूट गया है और फसलों का काफ़ी नुकसान हुआ है। आवागमन में लोगों की दिक्कत हो रही है, और अभी फिलहाल तो नाव चल रही है जिलाधिकारी महोदय के आदेश अनुसार। फसलों को काफ़ी नुकसान हो गया लोगों को। दिए हैं उन्होंने, कोटेदार से भी कहा है और ग्राम प्रधान को भी कहा है एसडीएम साहब ने कि जो राहत सामग्री हो आप अपने तरफ से करते रहिए। तो हम लोग यहाँ मौके पे इस समय हैं। जो भी लोगों की कितनी दिक्कतें आप लोग को आ रही है इसमें? आने जाने तो काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि अब संपर्क मार्ग टूट गया है तो नाव द्वारा उतरना है, आना है, जाना है। लोग बाइक खड़ी करते हैं, 4 व्हीलर से इधर खड़ी करते हैं, कोई उधर खड़ी करता है, तब आते जाते। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियां उफान पर हैं, जिसके कारण बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। दोनों नदियां डेंजर लेवल तक पहुंच गई हैं और अब वे खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। अब तक 63 गांव और मोहल्ले प्रभावित हो चुके हैं, जिसमें 5000 से ज्यादा लोग बाढ़ राहत शिविरों में शरण ले चुके हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कई मकान जलमग्न हो गए हैं और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। 27 गांवों का संपर्क शहर से टूट चुका है, जहां नावों के जरिए राहत कार्य चलाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहत और बचाव कार्यों को तेज करने के निर्देश दिए हैं और विशेष टीम 11 का गठन किया है। मंत्री नदी प्रयागराज पहुंचकर राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। रेस्क्यू तो आप देख रहे हैं काफी समय से, जब से राजापुर में हमारी टीम एंट्री हुई, लगातार लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट कर रहे हैं। हम लोग बाहर निकाल रहे हैं, रेस्क्यू कर रहे हैं। अभी भी लगभग 500 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं।
सभी को निकाला जाएगा, समय लगेगा थोड़ा सा, 1-2 घंटे के अंदर में सभी लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित जगह पर भेजा जाएगा। अभी मैं यहाँ पे राजापुर में गली नंबर 20 में था और यहाँ पे पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई थी और काफी समस्या थी, लाइट वाइट कट गया था, जिसमें एनडीआरएफ को मैंने फोन किया और तुरंत एनडीआरएफ आया और हमारे सहयोग करके हमें बाहर निकाल कर ले जा रही है। 2-3 दिन से पानी बढ़ गया ज्यादा और रूम जो मालिक थे वो पूरा लॉक ऑफ करके घर चले गए हैं, इसलिए अब जा रहे हैं, ट्रेन पकड़ेंगे, घर जाएंगे। मिर्जापुर में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। मंडलायुक्त विंध्याचल मंडल बालकृष्ण त्रिपाठी ने पुलिसकर्मियों ने बाढ़ प्रभावित गांवों और बाढ़ चौकियों का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं और राहत शिविरों में रह रहे लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या न हो। निरीक्षण के दौरान दिए गए निर्देश बाढ़ प्रभावित गांवों में अस्थायी कैंप सहित सभी आवश्यक सुविधाएं दुरुस्त रखें। मेडिकल कैंप की स्थापना करते हुए चिकित्सकों की तैनाती की जाए और जरूरतमंद लोगों का तत्काल उपचार किया जाए। जिन गांवों में पानी पहुंच गया है वहां बिजली की आपूर्ति रोक दी जाए ताकि करंट फैलने से रोका जा सके। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी रामपुर के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने मीडिया से मुखातिब होकर सपा नेता आजम खान पर तंज कसा है। वहीं वो अखिलेश यादव की मस्जिद में पहुंचकर मीटिंग करने के मुद्दे पर भी कटाक्ष करते हुए नजर आए। राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने बिहार चुनाव के मुद्दे पर जवाब देते हुए कहा कि एक बार फिर से वहां पर नीतीश कुमार की सरकार बनेगी। बिहार चुनाव में फिर से मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व की सरकार बनने जा रही है। माफ़ी भी नहीं मांग रहे हैं। अरे भाई, राजनीति यहीं रह जाएगी, उस खुदा को भी मुंह दिखाना, रब को भी मुंह दिखाना। राजनीति बेशक कीजिए, मस्जिद में कोई भी जा सकता है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन मस्जिद में राजनीतिक बैठक नहीं हो सकती। मस्जिद में जाने का एक तरीका होता है। मैं खुद मुसलमानों में मस्जिद में अगर जाता हूँ तो एक तरीके से जाता हूँ, बावजूद होना चाहिए। मस्जिद में जाने के तमाम तरीके हैं हमारे मर्दों के लिए, औरतों के लिए, उन तरीकों को फॉलो करना चाहिए। अगर आप तमाम चीज़ों को ताक पे रख देंगे तो ये नहीं चलेगा। सुल्तानपुर में नए बार एसोसिएशन गठन के बाद एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। निर्वाचित होने के दूसरे ही दिन बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राघवेंद्र प्रताप सिंह ने फरमान जारी किया है। आपको बता दें कि दीवानी न्यायालय के बिना बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा जारी पहचान पत्र के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। जिन व्यक्तियों के पास बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त रजिस्ट्रेशन पहचान या सीओपी पहचान पत्र नहीं है, उन्हें कोट और वैड पहनकर न्यायालय में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। बार अध्यक्ष ने चेतावनी दी है कि जांच के दौरान यदि कोई अनाधिकृत व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसके विरुद्ध तत्काल विधिक कार्रवाई की जाएगी। इनको जो है अभी ये डिग्री इनकी पूरी नहीं हुई है, ये वकालत करने चले जाए, जाके पहले डिग्री पूरी करें और डिग्री पूरी करके अपना रजिस्ट्रेशन करा के तब वकालत करने आए। ऐसे में अगर नहीं मानते हैं, अगर आते हैं तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिना सीओपी और बिना बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के अनरजिस्टर्ड अधिवक्ता दीवानी न्यायालय में प्रवेश नहीं करेंगे, उसके संबंध में जांच कराई जाएगी। उसका मैं अच्छा स्वागत करता हूं और उनको इस बात की बधाई देता हूं कि जो उन्होंने अपना ये आदेश जारी किया है उसके संबंध में अपना एक टीम बना करके उस टीम के माध्यम से बिना रजिस्ट्रेशन अधिवक्ताओं के प्रवेश के संबंध में पूरी तरह से जाँच करवा के उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करें। ऐसे में दीवानी न्यायालय में गेट तो कई बनाए गए हैं, लेकिन प्रवेश के लिए मुख्य रूप से 3 द्वार बनाए गए। मुरादाबाद में जिला विद्यालय निरीक्षक ऑफिस जंग का अखाड़ा गया। शिक्षकों को और लेखा अधिकारी के बीच लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें, जहां लेखाधिकारी शिक्षकों से कुछ कगते हुए नजर आ रहे हैं। लेखाधिकारी बोले, गोली मार दो मुझे, जूते मारने की बात कहते हो। शिक्षक नेता बोले, हम मारेंगे तुम्हें जूते। ये वीडियो जिला विद्यालय निरीक्षक ऑफिस का है। वेतन के मामले को लेकर शिक्षक संघ के नेता जिला विद्यालय निरीक्षक और लेखाधिकारी से मिलने गए। इसी दौरान विवाद हो गया। गोली मारने और जूते मारने तक ये मामला पहुंच गया। सरकारी कर्मचारी एक दूसरे को खुली धमकी देते रहे।
मुरादाबाद के आसपास मेन रोड पर जल लेकर आ रहा है भोले की सेवा करते देखे दर्जनों संगठन मुरादाबाद को भगवा रंग में रंग दिया गया। पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आया। जल लेकर लौट रहे भोलों में अलग ही उमंग और उत्साह नजर आ रहा है। मुरादाबाद की बात की जाए तो कई किलोमीटर मेन रोड पर आज पंडाल लगे हुए नजर आए और सब भगवा रंग में रंगे हुए। पुलिस प्रशासन अब जिलाधिकारी की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है कि विशेष ध्यान रखते हुए लोगों को अपने अपने घरों तक जल लेकर पहुंचने में कोई असुविधा ना हो पाए। इसी को देखते हुए महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं भी की गई हैं। सावन का माह चल रहा है, उसको देखते हुए लगातार हर सोमवार की तरह इस सोमवार को भी कहीं ना कहीं भोले अपने अपनी कावड़ लेकर घर की तरफ रुख कर चुके हैं। हम आपको बता दें, जिस प्रकार से लगातार सावन के माह प्रशासन की व्यवस्थाएं देखने मिली, चाहे आप जिला अधिकारी की बात करें, चाहे आप पुलिस प्रशासन की बात करें, तो लगातार पुलिस की तरफ से बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं देखी गई हैं। इन लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार भोले की सेवा के लिए आप जो बड़ी प्रेरणा कर रहे हैं, किस प्रकार से भोलों से इनसे पहले इनसे बात करेंगे जो समाज सेवी है। सरकार किस प्रकार से देख रहे हैं आप भोले कावड़ लेकर अपने घर वापस लौट रहे हैं, आप लोग सेवा कर रहे हैं, किस प्रकार से? भोले की कृपा है, भोले की श्रद्धा में शिव भक्त मगन है बिल्कुल, और बिल्कुल भोले के जयकारे लगाते हुए मुरादाबाद जा रहे हैं। उनकी सेवा करते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है और हर साल ये सेवा हम 13-14 सालों से करते हुए आ रहे हैं। अच्छा, ये कितने समय से और आप कितने दिन से आप लगे हुए हैं और कितने दिन तक रहेगा? हम कल सुबह से लगे हुए हैं। अब आगे की क्या दिन तक और आज रात तक के रहेंगे, क्योंकि आज रात के बाद जो भी कांवड़ती हैं वो बागवाड़े के पहाड़ चले जाएंगे। जो भीड़ रहेगी यहाँ ब्रजघाट से आने वालों की आज रात तक रहेगी। मैं आप सर हम सब लोग देख रहे हैं, तो क्या किस प्रकार से अब आपको कुछ महसूस नहीं होता? सेवा करते हुए कोई धूप महसूस नहीं होती, कोई गर्मी महसूस नहीं होती। अच्छा, प्रशासन के लिए क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन की व्यवस्था ठीक है, लेकिन और थोड़ा सा अगर वो करें तो और अच्छा है, थोड़ी ट्रैफिक की व्यवस्था और अच्छी हो जाए। तो देखिए, जिस प्रकार से इनके द्वारा तमाम चीजों पर चर्चा की गई, इनके द्वारा यही बताया गया भोलों की सेवा करते हुए इन्हें कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलती है और इन्हें लगता है कि एक अंदर से आत्मविश्वास जागरूक होता है, जिसकी वजह से ये हर साल की तरह इस साल भी सेवा कर रहे हैं। जो लोग सेवा करते हैं वो लगातार मुरादाबाद में सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। बात की जाए पुलिस प्रशासन और जिला अधिकारी की तरफ से जो निर्देश किए हैं, उनका गाइडलाइंस जारी की गई है, उस पर विशेष ध्यान रखा गया है और पुलिस भी लगातार गश्त दे रही है। अपने सहयोगी साथ जानवीर सिंह, एबीएन न्यूज, मुरादाबाद। यूपी के गोंडा में आज पृथ्वीनाथ मंदिर जा रही श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो पलट गई। बोलेरो में सवार 11 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी जांच में जुटे हैं। बताया जा रहा है कि मोतीगंज थाने के सीहा गांव निवासी प्रहलाद गुप्ता बोलेरो से परिवार व मित्रों के साथ पृथ्वीनाथ मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे। परसराय अलावल देवरिया मार्ग पर रेहरा गांव स्थित सरयू नहर पुल के पास बोलेरो अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई। बोलेरो में 15 लोग सवार थे, जिसमें से 11 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। थाना अध्यक्ष एटिया थोप केजी राव ने बताया कि नहर से 11 शव बरामद किए गए हैं। 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। अमेठी के थाना भाले सुल्तान शहीद स्मारक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भैदपुर और नेवदा गांव के समीप बाघ के हमले से 2 राहगीर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। मिली जानकारी के अनुसार दोनों व्यक्ति अपने दैनिक कार्य से पैदल जा रहे थे, तभी झाड़ियों से अचानक निकले बाघ ने उन पर हमला कर दिया। हमले में दोनों राहगीरों को गहरे जख्म आए हैं और मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने शोर मचाकर किसी तरह बाघ को वहां से भगाया और घायल व्यक्तियों को तत्काल मुसाफिर खाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। घटना की सूचना पाकर स्थानीय पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। क्षेत्रीय वन अधिकारी ने बताया कि घटना की जाँच की जा रही है। कन्नौज जिले के छिबरामऊ में एक गेस्ट हाउस में पंचायत के दौरान भारी बवाल हो गया। बता दें, मामला शादी के बाद से उत्पन्न दहेज और जेवर वापस करने को लेकर था। शाहजहांपुर निवासी प्रशांत कुमार की शादी इटावा जिले की शिवानी से फरवरी महीने में हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ससुराल पक्ष द्वारा दहेज और जेवर की मांग को लेकर उत्पीड़न किया जा रहा था। इसी विवाद को लेकर पंचायत बुलाई गई थी।
जो देखते ही देखते हिंसा में बदल गई। पंचायत के दौरान पहले ससुराल पक्ष ने विवाहिता के भाई पर हमला किया, जिसके बाद दोनों पक्षों में लात घूंसे और कुर्सियां चली। इसी मारपीट में महिलाएं भी शामिल रहीं। छिबरामऊ के मान पैलेस गेस्ट हाउस में हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर ससुराल पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेरी को इनके देवर ने मारा, पहले इनकी सास ने मारा, बाल पकड़ के, तो सास को मैं बचाने गई, बाल पकड़े थे, ज्यादा लग रही थी तो सास को लेने गई तो तब तक देवर ने मेरे को यहाँ खा लिया, फिर मैं तो कहा कर पाए, कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है। हाँ, मैं तो यही, तो इस चक्कर में ऐसे लड़ाई हुई सभी, और उनमें थे उनके रिश्तेदार भी थे, रामपुरा प्रचार के थे। मैनपुरी जनपद के करहल नगर में प्राइवेट हॉस्पिटल की लापरवाही से प्रसूता नंदनी की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसको लेकर नगर निगम के निजी हॉस्पिटलों में हड़कंप मचा हुआ है। एसीएमओ नोडल अधिकारी सुरेंद्र सिंह की नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम कस्बा करहल पहुंची है, जहां उन्होंने सबसे पहले नगर पशु चिकित्सालय के निकट स्थित न्यू आशा हॉस्पिटल पर छापा मारा, जहां अस्पताल का मौजूदा स्टाफ अभिलेख नहीं दिखा सका, जिसके चलते नई आशा हॉस्पिटल को सील कर दिया गया। करहल नगर में छापेमारी से निजी अस्पताल संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है और यहाँ सीजर करने के बाद इसको रेफर कर दिया गया, जिसके आगरा में मशहूर है जी। उसमें संदर्भ में ये कराना है कि ये हॉस्पिटल 30 अप्रैल 2025 को इसका पंजीकरण था, उसके बाद इनके द्वारा कोई पंजीकरण नहीं कराया गया। पंजीकरण ना कराना और यहाँ पर ऑपरेशन करना, ये दोनों ही कृत्य को देखते हुए इसे सील किया गया है। अमरोहा में देश विदेश में मशहूर हाशमी दवाखाना के नाम से मशहूर बड़े कारोबारी हाशमी परिवार के वारिस को फोन पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर धमकी मिली है। बताया जा रहा है कि हाशमी ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन डॉक्टर सिराज उद्दीन हाशमी के बेटे डॉक्टर बुरहान उद्दमी हाशमी से अज्ञात कॉलर ने 2 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की। धमकी देने वाले ने खुद को बिश्नोई गैंग से बताते हुए गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। पूरा मामला अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला मुल्लाना से जुड़ा हुआ है। धमकी भरा ऑडियो मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड किया गया है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मेरे को तो भाई मैंने जो है, क्या मतलब आप मुझे फोन क्यों कर रहे हैं? मैंने क्या ऐसा करा है जो आप मुझे मेरे साथ इस तरीके से बात कर रहे हैं? वो उस चीज को तो छोड़ दे, क्या किया क्या नहीं किया, तो वो उस बात तो मैं जानना ही नहीं चाहता। तो ये बता दे कि पैसे देने कि नहीं देने, उस चीज को बता मेरे को। तो मैं इस सिलसिले में आपके अपने फादर से बात करा दूंगा, वो उनसे बात कर लीजिएगा एक बार आप बेहतर। तूने FIR करवा दी, तू 1 महीना ले ले 2 महीना ले ले, अगर हमारा पता भी लग जाए ना, तेरे को इतना सा भी पता लग जाए कि तेरे घर की रेकी कौन कर रहा है, उसका भी पता लग जाए ना, तो नाम बदल देना, बदमाशी छोड़ देंगे। हाँ, तो आप जो है मेरे फादर से बात कर लीजिए इस सिलसिले में, उनसे बात करा दूंगा मैं आपकी। मेला प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। प्रशासन की लापरवाही से एक युवक ने अपनी जान गंवा दी। ब्रेक डांस पर मित्रों के साथ मौज करना युवक को महंगा पड़ गया। ब्रेक डांस झूले से गिरने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को अस्पताल भेजा गया। चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने मेला प्रशासन पर दुर्व्यवस्था को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। हादसे के बाद भी मेला प्रशासन ने सक्रियता नहीं दिखाई है। छोटीबारी थाना क्षेत्र के इटहिया मंदिर की यह घटना बताई जा रही है। ब्रेक डांस वाला उसी में ये गिर गया, हाथ कहीं वो ज्यादा स्पीड हुआ होगा, वहीं से गिर गया, कट गया है, जांग में कट गया है, और कटते कटते आगे हॉस्पिटल में निचल लाए हम लोग, और वहाँ पर वहाँ से डॉक्टर साहब रेफर कर दिए, वहाँ उनका वहीं पर सांस धीरे धीरे होने लगा। उसके बाद मेरे हाथ में वो चले गए। लखनऊ में 13 साल का रिजू कुकरेल नाले में डूब गया। बता दें आपको ये घटना तेज बारिश के दौरान दोपहर करीब 2 बजे की बताई जा रही है। जब रिजू अपने दोस्तों के साथ नहाने गया था, पानी का बहाव तेज होने पर रिजू गहरे पानी में चला गया, जबकि उसके दोस्त उसे बचाने की कोशिश करते रहे। घटना की जानकारी मिलने पर परिजनों और स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और NDRF को सूचना दी। मौके पर महानगर पुलिस, नगर निगम और NDRF की टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। 7 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रिजू का शव कुछ दूरी पर बरामद हुआ। इस घटना में नगर निगम और जलकल विभाग के बीच
सीमा विवाद भी सामने आया और पुलिस विभाग के बीच भी इस मामले को लेकर विवाद हुआ। लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल और विधायक ओपी श्रीवास्तव भी मौके पर पहुंचे। यह कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी तेज बारिश के दौरान नाले में गिरकर एक व्यक्ति की जान जा चुकी है। देखिए, जानकारी में आया है कि ये जलकल विभाग का नाला था और उसमें अभी तेज बरसात जब हुई थी तो 3 बच्चे उसमें किसी तरह से बारिश की चपेट में आके नाले में आ गए। 2 बच्चे सकुशल मिल चुके हैं। एक रिजू नाम का बच्चा, अभी उसकी तलाश जारी है, एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है और देखिए प्रयास पुरजोर हो रहे हैं और बच्चा सही सलामत उम्मीद करते हैं कि मिलना चाहिए। सारे नहीं ऐसा नहीं माना जाना चाहिए। सारे डिपार्टमेंट अपने अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं और कभी कभी प्राकृतिक घटनाएं इस प्रकार से अगर हो जाती हैं तो प्रशासन पूरा, आप देख रहे होंगे यहाँ भी सारे प्रशासन के विभाग मुस्तैदी से लगे हुए हैं और अभी ऐसी कोई बात नहीं। 2 बच्चे उसमें मिल भी चुके हैं और एक बच्चे के तलाश के लिए एनडीआरएफ और संबंधित विभाग सभी यहाँ पे पूरा प्रयासरत हैं। और अगली खबर देवरिया से है, जहां समाज को झकझोर कर रख देने वाली घटना सामने आई है। बता दें, इस घटना में जिस तरह से अंधविश्वास से लालच और आपसी रिश्तों का दुरुपयोग करके एक मासूम बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई, वो न केवल अमानवीय है बल्कि ये बताता है कि आज भी समाज के कुछ हिस्सों में अंधविश्वास किस कदर लोगों की सोच पर हावी है। जी हां, ये पूरी कहानी देवरिया जनपद के भलुअनी थाना क्षेत्र की है, जहां तंत्र मंत्र के अंधविश्वास में आकर 9 साल के मासूम आरुष गौड़ की बलि देने का सनसनीखेज मामला सामने आया। अपने भतीजे आरुष गौड़, जिसकी उम्र 9 साल है, के गायब हो जाने की सूचना दर्ज कराई थी। इस सिलसिले में टीमों का गठन किया गया था और टीमें लगातार लगी हुई थी। आज थाना भलुअनी की टीम ने इसका सफल अनावरण कर लिया है और प्रकाश में ये आया है कि इस बच्चे के करीबी रिश्तेदार ही जो 4 अभियुक्त हैं, जयप्रकाश गौड़, इंद्रजीत गौड़, भीम गौड़, रमाशंकर उर्फ शंकर गौड़, ये उस बच्चे को अपहरण करके तथाकथित तौर पे नरबली देने के कारण उन्होंने मिलकर हत्या कर दी है और लाश को नदी में फेंक दिया है। इसका पुलिस ने अनावरण कर लिया है। इन 4 अभियुक्तों ने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया है और आज इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और इस टीम को प्रोत्साहन के लिए 10,000 रुपये का कैश अवार्ड भी दिया जा रहा है। हमीरपुर शहर के डिग्गी मोहल्ला में बाढ़ के पानी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। उसका शव मोहल्ले में 3 घंटे तक तैरता रहा। बता दें, हाईवे पर तैनात पुलिस व पीआरडी जवान सहित लोगों की भीड़ उसका वीडियो बनाते रहे। नाराज परिजनों ने उसका शव नेशनल हाईवे पर रखकर जाम लगा दिया। इससे करीब 1 घंटे यातायात ठप रहा। और सबको फोन किया गया, जहाँ तक प्रशासन को फोन किया, करीब 3 प्रशासन भी मौके में रही, वीडियो कैमरा चल रहा है और कोई जाने वाला नहीं। मैंने प्रशासन से कहा जल्दी बुलाइए, मैंने मीडिया को भी फोन किया कि आप आ जाइए और इस बालक को बचा लीजिए, हो सकता है कि जीवित होए, मगर कोई वहाँ पर गया नहीं। 2 घंटा में प्रशासन से बराबर भिड़ती रही पुल के ऊपर कि आप बुलाइए और इसको बचा लीजिए, मगर आप मुझसे भिड़ गए, बोले हम क्या लखनऊ से गोता मंगाए क्या, यहाँ मेरे पास कोई गोता नहीं है। हमने कैसे तुम्हारी प्रशासन ने गोता नहीं है। महिला ने बताया कि व्यक्ति अगर खत्म हुआ था उसकी जानकारी दी गई प्रशासन को और कई लोगों को कि यहाँ एक व्यक्ति खत्म हो गया है। वहाँ काफी देर तक न कोई व्यक्ति पहुँचा, उस कारण व्यक्ति खत्म हो गया। और जो जमीनी धरातल में देखा जाए काम करने की बात, मैं सच्चाई बोलने से झिझक नहीं रहा हूँ, जमीनी हकीकत में यहाँ पे न कोई व्यवस्था की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।